आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 71 साल की महिला, ब्लड कैंसर से जूझती महिला और ऊपर से 70 दिन तक कोरोना, फिर भी बच गई। वाह क्या कहानी है, इस पर तो बात होनी ही चाहिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और बढ़िया रिपोर्ट्स पर जिनका आपका जानना ज़रूरी है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक 71 साल की महिला जिसे ब्लड कैंसर है और 70 दिन तक कोरोना भी रहा लेकिन फिर भी वो बच गई, कैसे? फिर बात होगी कि क्या बच्चों को कोरोना से संक्रमित होने का और कोरोना से मौत का डर कम होता है? और आखिर में बात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले आपको देते हैं कोरोना पर देश दुनिया से जुड़ी अपडेट्स। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और देश में अब तक कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 46,36,011 तक पहुंच गया है। यूपी में कोरोना का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। हालांकि यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है, लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2,155 कोरोना के नए मामले ही सामने आए हैं। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटों में 171 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 201 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,830 केसेस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के संक्रमितों की कुल संख्या 4.5 लाख के पार हो गई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के निजी अस्पतालों के आईसीयू में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले में 12 नवंबर को सुनवाई करेगी। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 12 करोड़ के पार हो गया है। इनमें 7.10% लोग संक्रमित मिले हैं। गोवा सरकार ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 नवंबर से खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। एक क्लास में 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बिठाए जा सकेंगे। सभी क्लास के लिए अलग अलग शिफ्ट तय की जाएगी। वहीं पंजाब सरकार ने राज्य में स्विमिंग को छोड़कर कई तरह के खेलों को फिर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में लगातार 7वें दिन 1 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आए। इसके साथ ही अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा 1.55 करोड़ से ज्यादा हो गया है और अब तक 2.54 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली में संक्रमण कम नहीं हो रहा। फ्रांस में 12 दिन बाद मरीज कम जरूर हुए, लेकिन अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या अब बढ़ गई है। कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को 11 से 25 नवंबर तक बंद कर दिया है। और नेपाल में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को इलाज और जांच की सुविधा फ्री में कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सलाहकार ने ये जानकारी दी है। आईसीएमआर के सहयोग से फार्मास्यूटिकल फर्म भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पहले वॉलेंटियर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर करवाया है। यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये क्लिनिकल ट्रायल होना है। अब बात उस 71 वर्षीय महिला की। मामला अमेरिका का है। महिला ब्लड कैंसर की मरीज है जिसके शरीर में कोरोना 70 दिन तक जिंदा रहा, लेकिन कोई लक्षण भी नहीं दिखे। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज ने इस मामले की स्टडी की। वायरस विशेषज्ञ विसेंट मूनस्टर का कहना है कि जब हमने इस मामले पर रिसर्च शुरू की तो ये नहीं जानते थे कि मरीज में कितने दिनों से वायरस मौजूद है, लेकिन उस 71 वर्षीय महिला की कई बार कोविड की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
साथ ही ब्लड कैंसर के कारण उस महिला का इम्यून सिस्टम भी कमजोर था। अब कैसे उसने सरवाइव कर लिया और ये सब कैसे संभव हुआ, ये पूछा हमारी सहयोगी खुशबू ने डॉक्टर शाहिद जमील से, जो एक इंडियन वायरोलॉजिस्ट हैं। तो सर अभी जो एक रिपोर्ट आई है वो यूएस की एक महिला को लेकर है कि उसने 70 दिन तक इस वायरस को कैरी किया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में तो कहते थे कि या तो 8 दिन तक या तो बहुत ज्यादा हुआ तो 20 दिन तक। अभी ये जो है 70 दिन हो चुका है, अब तक का सबसे लंबा केस है ये। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ये एक्सेप्शंस हैं, हर एक में ऐसा नहीं होगा। ये अभी तक पूरी दुनिया में 50 मिलियन कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं कोविड के। उसमें ये एक केस ऐसा सामने आया है जो कि 70 दिन तक इसने कैरी किया है। इस जहां तक मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है उसमें है कि ये महिला जो है ये कैंसर पेशेंट है और इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जा रही है। तो इसका इम्यूनिटी लेवल लो होगा और इम्यूनिटी लेवल लो होने की वजह से ये वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए ऐसा है। तो इस तरह की स्टडीज और कैंसर पेशेंट्स में भी करनी चाहिए और जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, उससे ही हमें पता चल पाएगा कि क्या वाकई ये जो ड्रग्स दी जा रही हैं कैंसर थेरेपी के बाद उसकी वजह से इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाया या इस महिला की में कोई और वजह हो सकती है। तो सर लेकिन जो सीडीसी की गाइडलाइन है, ये जो केस है उसको बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती है। सीडीसी की गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान है तो उसका जो इन्फेक्शन है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो 20 दिन के बाद नहीं दिखता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब है? मतलब क्योंकि बहुत बड़ी चीज है कि सीडीसी की गाइडलाइन में बोलते हैं 20 दिन और अभी जो है ये 70 दिन हो गया। तो इसको लेकर क्या सुधार हो सकते हैं? गाइडलाइन जो बनती है वो एक आम तौर पे जो केसेस होते हैं उनके लिए बनती है। गाइडलाइन कभी एक्सेप्शंस के लिए नहीं बनती है। तो अधिकतर केसेस में जो इम्यूनोसप्रेशन के केसेस हैं उनमें ये रिसर्च में देखा गया होगा कि 20 दिन से ज्यादा वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। ये महिला का केस इसीलिए, जैसे मैंने पहले कहा, इस महिला के केस में और क्या है ये तो उन्हें नहीं पता है अभी। तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि इसने ये वायरस 70 दिन तक क्यों कैरी किया, जबकि गाइडलाइंस 20 दिन कहती हैं कैंसर पेशेंट्स में या इम्यूनोसप्रेशन के दौरान। नॉर्मल लोगों में 1 हफ्ता ही कहा जाता है। तो सर ये इसमें जो एक रिपोर्ट है इसमें ये भी है कि उस महिला को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। उसको 2 बार प्लाज्मा थेरेपी दी गई और दूसरी बार में शायद उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है। हालांकि उसमें वो एंटीबॉडीज नहीं बनी है और हमारे यहाँ यार और कई देशों में प्लाज्मा थेरेपी जो है सुर्खियों में है उसकी अपने इफेक्टिवनेस को लेकर। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, प्लाज्मा थेरेपी जो है हमारे देश में बहुत बड़ा ट्रायल हुआ है इस पे, जिसने ये दिखाया है कि एक रैंडम कंट्रोल ट्रायल के बेसिस पे प्लाज्मा थेरेपी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बहरहाल प्लाज्मा थेरेपी हो रही है और हम ये भी सुनने में आता है कि 2 बार प्लाज्मा दिया गया और आदमी जो है वो ठीक हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर उसको 2 बार ना दी जाती प्लाज्मा थेरेपी तो क्या वो अपने आप से भी ठीक हो सकता था। एक ही आदमी पे हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो प्लाज्मा थेरेपी की एफिकेसी बहुत डाउटफुल है। प्लाज्मा थेरेपी हम ये मान के चलते हैं कि प्लाज्मा, उस आदमी का प्लाज्मा जो रिकवर कर चुका है उसमें एंटीबॉडीज हैं और कोई जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडीज ही हों, कुछ और तत्व भी ऐसे हैं जिनसे कोविड से बचाव होता है। लेकिन हम ये प्लाज्मा बिल्कुल ब्लाइंडली देते हैं। हम उसमें ये नहीं टेस्ट करते कि इस प्लाज्मा में कोविड को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज
कितनी है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या क्वांटिटी है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये आदमी आईजीजी पॉजिटिव है कि नहीं और फिर उसका प्लाज्मा दे देते हैं। लेकिन आईजीजी पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी प्रैक्टिस तो बहुत हो रही है, लेकिन उसकी एफिकेसी कितनी है ये बहुत ही डाउटफुल है। तो इस महिला में भी हम कह नहीं सकते कि इसको जो प्लाज्मा मिला था वो किस हद तक टेस्ट किया हुआ था, उससे प्रोटेक्शन मिला इसको या नहीं मिला, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो सर, अब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, क्योंकि ये केस भले एक एक्सेप्शन है, बट क्या आपके हिसाब से ये आपको लगता है कि हाँ, अब जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उन पे भी स्टडी करने की और जरूरत है, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है इस केस को करने की जरूरत है। जो लोग ऐसी दवाएं खा रहे हैं कैंसर थेरेपी के बाद, या जिनको एचआईवी इन्फेक्शन है, जैसे जो इन्फेक्शन खुद एक इम्यूनोसप्रेशन पैदा करता है, उनमें स्टडीज होनी चाहिए देखने के लिए कि कोविड कितने दिन इनमें रहता है। और मैं समझता हूँ इस तरह की स्टडीज हो रही होंगी, इसलिए कि ये बहुत ही एक सीधा सवाल है पूछने के लिए किसी भी साइंटिस्ट के लिए और किसी भी डॉक्टर के लिए। शुक्रिया डॉक्टर शाहिद जमील इस पर अध्ययन कर हमें समझाने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो देखिए, 71 साल की महिला और 70 दिन तक कोरोना से लड़ाई, जीत महिला की हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च की बात करते हैं। यूके की ये रिसर्च है जिसमें ब्रिटेन के 138 अस्पताल में एडमिट बच्चों पर स्टडी की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि 1% बच्चों से भी कम बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं और 1% से भी कम बच्चों की कोरोना से मौत हुई है, वो भी उन बच्चों की जो कि कोरोना के साथ किसी गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे थे। इस रिसर्च का आउटकम ये निकला कि बच्चों में कोरोना से संक्रमित होने का और कोरोना से मौत हो जाने का बहुत ही कम खतरा होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की सूरत के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पारंग मेहता से। तो डॉक्टर, ये जो रिसर्च है वो कहती है कि बच्चों में जो एंटीबॉडीज हैं वो पहले से होती हैं, जिसकी वजह से वो कोरोना से फाइट कर सकती हैं। तो इस तरह की एंटीबॉडीज बच्चों में मौजूद होना, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार है वायरस का, जो सामान्य तौर से बच्चों में और बड़ों में भी, इंसानों में मामूली बीमारियां करता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक का बहना, खांसी, ऐसी बीमारियां कोरोना वायरस से सालों से होती आ रही है। समय समय से इस कोरोना वायरस में थोड़ा चेंज आता है, थोड़ा बदलाव आता है, जिसे हम म्यूटेटेड वायरस या विकृत वायरस कहते हैं, जिससे वो खतरनाक हो जाता है। कोविड-19, सार्स, MERS। तो ये जो पुराने कोरोना वायरस हैं, ये मामूली बीमारियां बच्चों में सालों से करते आ रहे हैं। इसके कारण आज जब हमने ये टेस्ट किया, और ये टेस्ट आज के सैंपल पे नहीं किया गया है, ये टेस्ट पुराने सैंपल 2018-2019 के सैंपल्स पे किया गया है, जब ये कोविड-19 शुरू भी नहीं हुआ था, और उसमें कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बच्चों में पाई गई। ओके, तो डॉक्टर, जब कोरोना का इन्फेक्शन किसी बच्चे को हो जाता है तो ये एंटीबॉडीज इस वायरस से किस तरह बचाव करती हैं? ये एंटीबॉडीज वायरस को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करने देती हैं। वायरस एक अधूरा ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता है। कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने के बाद ही वो उत्पात मचाता है। तो अगर शरीर में एंटीबॉडीज हैं जो वायरस को कोशिकाओं के अंदर न जाने दे, तो वायरस बीमारी नहीं कर पाती। तो क्या ये मानना सही होगा कि जैसे अभी आपने बोला सर्दी जुकाम जो है बच्चों को आमतौर पर होते रहते हैं, तो क्या ये मानना सही होगा कि इसी वजह से जो है बच्चे कोरोना से कम रिस्क पर रहते हैं? जो आज तक की, अभी तक की जो रिसर्च कहती है कि बच्चे जो हैं कोरोना से ज्यादा रिस्क पर नहीं हैं, तो क्या ये जो एंटीबॉडीज जो इनमें पहले से ही मौजूद है, क्या यही एक वजह हो सकती है कि बच्चे कोरोना से कम रिस्क पर रहते हैं? बिल्कुल सही समझा है आपने इस रिसर्च को। कोई भी बीमारी होती है वो अधिकतर एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर खतरनाक होती है। वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चों में हर बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है, मगर इस कोविड-19 में हमने ऐसा पाया कि वरिष्ठ नागरिकों को तो बीमारी खतरनाक हो रही थी,
मगर बच्चों में नहीं हो रही थी या बहुत ही मामूली हो रही थी। तो शायद यही वजह है, क्योंकि बचपन में बार बार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन बच्चों को होते रहते हैं और इनमें एंटीबॉडीज की मौजूदगी इनका बचाव करती है कोविड-19 से। तो डॉक्टर, ये उम्र के साथ जो ये एंटीबॉडीज हैं वो कमजोर क्यों पड़ने लग जाती हैं, या फिर वो कम क्यों होने लग जाती हैं, उतनी इफेक्टिव क्यों नहीं होती जितनी बच्चों में रहती है? ये चीज पहले से मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। कई बीमारियां ऐसी है जो एक बार हो जाए तो जिंदगी में दोबारा नहीं होती, जैसे कि खसरा, मीजल्स या चिकन पॉक्स। इनकी एंटीबॉडीज जिंदगी भर रहती हैं और ये बीमारी दोबारा नहीं होने देती। कई बीमारियां ऐसी होती है जिनकी एंटीबॉडीज कुछ समय के लिए ही रहती हैं, जैसे कोरोना वायरस, फ्लू, टाइफॉइड। इनकी एंटीबॉडीज कुछ समय के लिए ही रहती हैं। तो या तो ये बीमारी बार बार होती है या इनका वैक्सीन बार बार लेना पड़ता है। तो इस रिसर्च में जो एक बात की जो है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो जब बच्चों को ज्यादा सर्दी जुकाम होता है तो ये SARS-CoV-2 की एक फैमिली की वजह से ये एक एंटीबॉडीज जो है वो बनती हैं। तो क्या ये मानना सही होगा कि जिन्हें सर्दी जुकाम होते रहते हैं, मतलब आमतौर पर होते ही रहते हैं, तो वो इस वायरस से लड़ सकते हैं, या फिर सावधानियां और भी बरतने की जरूरत है? हाँ, आपकी बात सही है, मगर सर्दी जुकाम के कई कारण हैं। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, कोरोना वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, कई वायरसेस से सर्दी जुकाम होते हैं। तो जिन बच्चों को कोरोना वायरस के कारण सर्दी जुकाम हो चुका है एक बार, उनके अंदर ये एंटीबॉडीज होगी और वो कोविड-19 से बचे रहेंगे, उनकी सुरक्षा रहेगी। तो बस एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरी रिसर्च आई है वो आने वाले दिनों में क्या महत्व रखेगी? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। हो सकता है ये मालूम चले कि वैक्सीन बनाने में ये मदद करे। अभी तक अपने पास कोरोना वायरस के लिए कोई बहुत ही कारगर वैक्सीन नहीं है। तो हो सकता है कोविड-19 की वैक्सीन अगर अपन न बना सकें और कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लें और उससे क्रॉस प्रोटेक्शन से हमें सहायता मिले। ऐसी वैक्सीन पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। चेचक की वैक्सीन काउपॉक्स में से बनी थी, टीबी की वैक्सीन बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस से बनी है। हो सकता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाकर हम कोविड-19 से बचाव कर सकें। और दूसरी बात, अगर ये मालूम चले आज से 1-2 साल बाद कि कोविड-19 की वैक्सीन असर करती ही नहीं है, तो हो सकता है कोरोना वायरस की जानबूझ के संक्रमण करके हम लोगों को कोविड-19 से बचाव कर सकें। चिकन पॉक्स पार्टीज पहले होती आई हैं ताकि बच्चों को आगे जाके चिकन पॉक्स न हो सकता है कोरोना वायरस के लिए ही हम ऐसा ही कोई अप्रोच चुनें। ये नई रिसर्च है, बहुत अच्छी जर्नल साइंस और नेचर में प्रकाशित हुई है, तो इसके लिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी वैज्ञानिक इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारंग मेहता हमसे बातचीत करने के लिए। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं और मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। और अब बारी है आपको एक कोरोना वॉरियर से मिलवाने की। इनका नाम रिंकू वाधवानी है और ये गुजरात के सूरत से है। रिंकू जी एक हाउसवाइफ है। इन्हें कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इन्होंने अपने मजबूत विल पावर से इसे कुछ ही दिनों में मात दे दी और अब ये बिल्कुल ठीक है। हमारी सहयोगी साक्षी ने इनसे बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आप अभी कुछ दिनों पहले कोरोना से लड़कर आप नेगेटिव हुई हैं उससे, तो क्या फीलिंग थी आपकी जब आप नेगेटिव हुई? सबसे पहले तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं पॉजिटिव मतलब है भी कि नहीं है। मुझे तब पहले 2 दिन बुखार हुआ था, उसके बाद मुझे सिम्टम्स आना शुरू हुए। बुखार तो उतर गया था, उसके बाद सिम्टम्स आए, मतलब जैसे फीवर, वीकनेस और चक्कर आ रहे थे और टेस्ट और स्मेल चले गया। इसका मतलब कोरोना है जी। सबसे बड़ा ये सिम्टम्स है। और मैं अपने घर पे ही 14 डेज के लिए आइसोलेटेड थी। अच्छा। तो आप सिर्फ परिवार से सिर्फ आप ही को ये हुआ था या फिर आपकी वजह से नहीं, किसी और को?
नहीं, सिर्फ मुझे ही हुआ तो तुरंत मुझे पता चल गया 1-2 दिन में, तो फिर मैं तुरंत आइसोलेटेड हो गई 14 डेज के लिए एक ही कमरे में जी। और बाकी सब मतलब जैसे दूसरे घर चले गए थे रहने के लिए। अच्छा, तो उस दौरान आपकी देखभाल कौन कर रहा था? मतलब मेरी मदर इन लॉ। जी। ओके। और मतलब आप ट्रीटमेंट किस तरह का ले रही थी? क्या दवाइयाँ थी, कोई स्पेसिफिक? मतलब जैसे मैंने जहाँ से टेस्ट करवाया था उन्होंने 14 डेज की मेडिसिन दिए थे, जैसे विटामिन सी होता है जी। और ताकत की दवाई और पैरासिटामोल फीवर की, इम्यूनिटी बूस्टर, ये सब दवाइयाँ मिलती है। जी जी। और खाने का कुछ अलग से ऐसा रहता है आप लोगों को कि मतलब नहीं, खाना जो हम खाते हैं वो है, पर जैसे स्टीम हमें ट्वाइस इन अ डे लेना पड़ता है रोज। उससे क्या थोड़ा अच्छा भी फील होता है और मतलब जैसे कोरोना के टाइम क्या टेस्ट और स्मेल चले जाए तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है। जी। तो खाना दवाइयों के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें आप ले रही थी, ऐसा कोई डाइट, फल फ्रूट जो आप बताना चाहेंगी बाकी लोगों को? हाँ, जैसे हम इस कोरोना के टाइम हमें साइट्रिक फूड ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। जी। विटामिन सी भी, मतलब विटामिन सी साइट्रिक फूड्स में रहता है, इसलिए विटामिन सी की टैबलेट्स भी हम लेते हैं। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और जैसे मौसम्बी जूस रहता है और जैसे थोड़े कुनकुने पानी में एक आधा नींबू निचोड़ के कुनकुना पानी वो रोज पीना पड़ता है। और जैसे फ्रूट्स रोज का ऐड करना होता है, स्टीम लेना पड़ता है। खाना जो खाते हैं वो तो खाना ही है, बाकी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रोज का खाना ही होता है। जी। उस दौरान क्या आपको कोई टेंशन महसूस हुई? अगर हाँ तो आपने कैसे डील किया उससे? क्योंकि आपकी एक छोटी बच्ची भी है जहाँ तक मुझे पता है। जी। हाँ, उसकी तो मतलब थी टेंशन थोड़ी, बट वो मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ के साथ मतलब काफी घुली मिली है तो उसका इतना नहीं था। बट मुझे मतलब इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना मतलब हम सुनते हैं कि मतलब थ्रोट में दर्द होता है या फिर सांस नहीं ले पाते, पर मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मुझे बस थोड़ा चक्कर और वीकनेस था, वो भी मेरा मतलब समझो आइसोलेटेड 14 डेज जो रहता है उसमें मेरा 5 से 6 दिन में मेरा वो थोड़ा ठीक हो गया वो सिम्टम्स। बट हाँ सिम्टम, बट ये जो रहता है ना, खाना अच्छा नहीं लगता और टेस्ट और स्मेल वो काफी टाइम के बाद हमें वापस आता है। जी। तो रिंकू जी, आप जाते जाते और भी जो ऐसे सर्वाइवर्स हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको आप क्या बताएंगी? कोई ऐसी टिप देना चाहेंगी कि कैसे इस चीज से टैकल करें अगर हो जाता है तो? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अभी मतलब पहले जो कोरोना वायरस था उसमें मतलब काफी मतलब वो इफेक्ट डाल रहा था, लेकिन अभी उसका इफेक्ट काफी कम हो गया है। तो मतलब इतनी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम मतलब स्टीम, सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टीम लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या है, थोड़ा हमें जो थ्रोट रहता है ना हमारा, उन जो भी उसमें कीटाणु वगैरह है वो जल्द धीरे धीरे मरते जाते हैं स्टीम से। और बाकी साइट्रिक फूड्स वो जरूर ऐड करें उसमें, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये सब। शुक्रिया रिंकू जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको पूरी आज तक रेडियो की टीम की ओर से बधाई, और हम आपके अच्छी स्वास्थ्य के लिए कामना भी करते हैं। तो देखिए, विल पावर हो तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। धैर्य रखिए, कोविड टेस्ट करवाने से मत डरिए, क्वारंटीन कीजिए, ठीक हो ही जाएंगे, और मास्क तो लगाना ही है और हाथ भी धोते रहना है। आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।